व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आपका एटम। और ये कंबाइन चैप्टर भी आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारी बुक, बहुत सारे इसको एटम एंड न्यूक्लियाई कलेक्टिवली भी लिखे हुए किताब में, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले तो ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, जिसका नाम है एटम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटम, लोड ऑफ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, एचबीएसई और आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, हम हर एक करीब स्टेट बोर्ड को और सेंट्रल बोर्ड को ध्यान में रख के इस वीडियो को डिजाइन करें ताकि आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट, सभी न्यूमेरिकल एक ही शॉट में मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास जैसे ही हम लोग इस चैप्टर में घुसते हैं, चैप्टर का नाम है आपका एटम। आपको पता है सबसे पहले हम लोग चैप्टर के मीनिंग की बात करेंगे, क्योंकि ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा एटम, बहुत बार आप लोग 9th क्लास से सुनते आए हो। एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, ये दोनों टर्म्स पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली आपके एटम का मतलब क्या होता है। पहली चीज हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे ये टर्म्स इजाद हुई, कैसे कैसे आपका अस्तित्व में आया, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, जब भी हम लोग एटम की बात करते हैं ना, एटम थोड़ा सा हिंदी में भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग इसमें चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा आप कह सकते हो फॉरेनर कल्चर से निकल के थोड़ा सा अपने कल्चर को समझो ताकि आपको समझ में आए। एटम को हम लोग जर्नली यहाँ पे कण से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में, ठीक है, और हिंदी में ऐसी मान्यताएं हैं, हिंदी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक हुए हैं आपकी महर्षि कणाद, ठीक है, उनके नाम पे इसकी डिस्कवरी हुई थी क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब आगे जाके आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे, जे थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, नील बोर आया, बहुत सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अपने अगर मैं सनातन की बात करूं तो वहां पे आप लोगों को दिखेगा कि कणाद ऋषि ने सबसे पहले किसका कॉन्सेप्ट दिया था, कण का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम लोगों ने बाद में क्या बोला, एटम बोला, क्लियर है। लेकिन एटम होता क्या है, एटम होता है आप जो भी चीजें हैं इस दुनिया में वो मैटर होता है। मैटर का मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग मास एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन, क्लियर, वो होता है आपका मैटर। कोई भी चीज का जो लास्ट स्टेज होता है ना, लास्ट यूनिट होता है, वो क्या होता है आपका मैटर, जिसको आप लोग वो क्या होता है आपका एटम, जिसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल अगर डेफिनेशन देना है, एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको दिखेगा एटम इज द स्मॉलेस्ट, सबसे पहली बात है एटम क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे मिलकर बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर में जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है वो क्या होती है क्लास, आपकी एटम होती है। दैट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट, मतलब वो केमिकल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एटम। अच्छा, एटम डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम क्या नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस वो क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फर्दर कंबाइन होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर दैट वी हैव सी एंड फील दैट टच, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। यानी कि एक बेसिक चीज आपको समझ में आया, एटम का डेफिनेशन क्लियर है। एटम का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी मैटर का, क्लियर है कि नहीं, जो पोजेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एटम, क्लियर है। और आगे हमने देखा एटम डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली वो आयंस बनाना ज्यादा प्रीफर करता है, वो मॉलिक्यूल बनाना ज्यादा प्रीफर करता है, और भी लार्ज नंबर ऑफ द फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग फील और टच कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज है एटम की, ठीक है। जब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जो एटम है आपका क्लास, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका एटम है ना, जो भी एटम, आप किसी भी एलिमेंट के एटम की बात कर लो, ठीक है, वो एटम आपका बेसिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा आपका एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब यहाँ पे देखोगे तो हम लोग पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यस क्लास, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके एटम बना होता है। और अभी के हिसाब से लेटेस्टली हम लोग क्या कहते हैं कि जो एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। पहले को क्लास हम लोगों ने क्या बोला है, पहले को हम लोगों ने बोला है इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम लोगों ने क्या बोला है क्लास आपका प्रोटॉन, और तीसरे को क्या बोला है हम लोगों ने न्यूट्रॉन। मतलब आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक छोटी सी चीज जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहीं पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन की स्मॉल पी से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज करता है, नो चार्ज, ठीक है। और बेसिकली अभी के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में, यस क्लास, किस में एग्जिस्ट करते हैं,
न्यूक्लियस ऑफ एटम हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कैसे कैसे चीजें आई, क्लियर है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है क्लास, ये आपका रिवॉल्व करता है, यस क्लास क्या करता है आपका रिवॉल्व करता है, ठीक है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, किस में मूव करता है आपका ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है रिवॉल्व करता है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एटम का बेसिक, ठीक है। और आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात कर रहा हूं, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो वहां पे आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, क्लियर है। क्या बनता है आपका वहां पे मॉलिक्यूल बनता है। व्हेनेवर द टू और मोर देन टू एटम्स आर कंबाइंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे आपका एटम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है आपका O2 बन जाता है, ये O2 का मॉलिक्यूल है। जैसे अगर आपका अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका O3, जिसको हम लोग को क्या बोलते हो, हम लोग बोलते हो जिसको आप लोग ओजोन, क्लियर है। और ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये वैसे आप लोग इसको क्या बोलोगे, ओजोन है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्लियर है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, एटम होता क्या है, ठीक है, एटम की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीजें उसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपका न्यूक्लियस होता है, ऐसे आपको सर्कुलर ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना होता है, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होंगी आपकी, प्रोटॉन भी होगा और क्या होगा आपका न्यूट्रॉन भी होगा। अब ये जो है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उनको बोलते हो आप लोग ऑर्बिट, यस क्लास क्या बोलते हो आप लोग ऑर्बिट। अच्छा, जब आप लोग केमिस्ट्री में जाते हो तो इनको ऑर्बिटल भी बोला जाता है, क्लियर है। और आप लोग 9th में पढ़ते हो इनको सेल भी बोला जाता है, क्लियर है। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो घूमते रहते हैं, क्लियर है, वो क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें जी जो एटम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पर इन बातों तक हम पहुंचे कैसे, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कितने कितने एक्सपेरिमेंट, कितने कितने सेक्रीफाई, कितनी कितनी चीजों को हम लोगों ने कितने टाइम में समझा, ये चैप्टर आपको वही चीजें बताता है। मतलब एटम एग्जैक्टली अस्तित्व में आया कैसे, कैसे हम लोग आज जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन को यूज करके इतने मल्टीपल टाइम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। तो हम एक एक चीज को समझेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे है, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या सीन है। ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रोटॉन दिख रहा है, ये न्यूट्रॉन दिख रहा है, क्लियर है। और ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये ऑर्बिट आपको दिख रहा है, ठीक है। जब आपके एटम्स कंबाइन हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर। सबसे पहला नाम जिसने एटम के बारे में ट्राई किया कुछ एक्सप्लेन करने का और ये कोशिश की कि एटम कैसा दिखता है, एटम होता क्या है, सबसे पहले जिस आदमी ने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया ना क्लास, उसका नाम था सर जे थॉमस, ठीक है, या फिर थॉमसन बोल सकते हो, क्लियर है। पहला नाम को किसका था क्लास, वो था आपका सर जे थॉमसन का। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सर जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कुछ 1898 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर है। कौन थे वो, जे थॉमसन, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको, क्लियर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर है। इस मॉडल को जो आपका जे थॉमसन का मॉडल था, यहाँ पे देखो 1898 में सबसे पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर है, कि आपका एटम कैसा दिखाई देता है। अब एक आपको ध्यान में रखना है, इसी मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, यस क्लास क्या बोलते हैं आप लोग, वाटरमेलन मॉडल, क्लियर। क्या बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल, क्लियर। अब ये क्या लफड़ा है, ध्यान से समझो कैसे हम लोग यहां तक पहुंचेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपका वहां पे हाईलाइटर था वो, ठीक है। ये है आपका वाटरमेलन मॉडल, क्लियर है। अब ये वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो आपका कंपैरिजन किया गया था ना थॉमसन के थ्रू, वो ऐसा ही था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो आपका एटम है वो जस्ट लुक लाइक ए वाटरमेलन, आपके वाटरमेलन जैसा दिखाई देता है, क्लियर है। जैसे वाटरमेलन में आपको एक रेड पार्ट दिखाई देता है और उसके अंदर उसके सीड्स धसे होते हैं, ऐसे ही आपका एटम होता है। एटम में जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जस्ट कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, और सीड्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को, जिनको इलेक्ट्रॉन बोला। यही आपका बेसिक डेफिनेशन था और ये कंपैरिजन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज पुडिंग है और ये नेगेटिव चार्ज प्लम्प है, क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। ये जस्ट कंपैरिजन था, थॉमसन मॉडल का क्या था, ये कंपैरिजन जो कॉन्सेप्ट थॉमसन ने इंट्रोड्यूस किया, क्लियर है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखो। 1898 में जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट एटम इज ए स्फीयर, एटम क्या है आपका, स्फीयर है।
और पॉजिटिव चार्ज मैटर विद द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, पॉजिटिव चार्ज मैटर के साथ और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये बात किसने बोली थी? ये जे थॉमसन ने बोली थी। आगे बोला था अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंटीन्यूअस पॉजिटिव चार्ज सिमिलर टू दैट ऑफ द सीड्स इन द वाटरमेलन। मैंने बताया ना आपको, जैसे सीड्स इन वाटरमेलन होते वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, ठीक है। एंड प्लम्प इन पुडिंग, ठीक है, ये एक बेसिक चीज है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, इस मॉडल को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, वाटरमेलन मॉडल। क्लियर है? तो एक बेसिक चीज थी, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए कि आप एक्सप्लेन करो किसको, आपके वाटरमेलन मॉडल को, या फिर आप एक्सप्लेन करो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। क्लियर है कि नहीं? अब ये मॉडल शुरू में आया, थोड़ा बहुत इसने ख्याति भी बतौरी, क्योंकि उससे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था एग्जैक्टली चीजें कैसे चलती हैं। ठीक है कि नहीं है? और जब नहीं पता था तो कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन जैसी टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, प्रोटॉन जैसी टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं कुछ एक तरीके से रिस्पेक्ट मिला, लेकिन ये मेटर जो आपका मॉडल है ये फेल हुआ। और फेलियर का कारण क्या था? फेलियर के मेन 2 रीजन है, क्लास हम 2 लेके चल रहे हैं। पहला रीजन है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से आपकी स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज इंट्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन और अदर एटम्स के केस में। क्लियर है? इसने ये यहाँ पे इसका कुछ लेना देना ही नहीं था स्पेक्ट्रल लाइन से, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्लास, और इस ड्रॉबैक ने इसके एटम को फेल कर दिया। क्लियर है? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आपका एक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक लार्ज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें लार्ज स्कैटरिंग हुई, मतलब 180 डिग्री पे स्कैटर हुआ एक पार्टिकल 8000 में से, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स थे कि जो इसके फेलियर का कारण बने। यस क्लास, क्या बने? इसके फेलियर का कारण। क्लियर है? तो जो थॉमसन का मॉडल है वो इन 2 कारण से फेल हुआ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब जब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, इसके बाद आया आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं आपका जो अल्फा पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है। यस क्लास, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, आप लोग हीलियम एटम ले लो। क्लियर है? अब हीलियम एटम है, आपको पता है हीलियम 2nd नंबर पे आता है, तो इसलिए इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ही क्या होंगे? आपके प्रोटॉन होंगे। क्लियर है कि नहीं? यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे? 2 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर मैं इस हीलियम एटम में से अगर मैं इस हीलियम एटम में से अगर रिमूव कर देता हूं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं, इस क्लास क्या कर देता हूं? एलिमिनेट, ठीक है। ये एलिमिनेट है, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? एलिमिनेट कर देता हूं, अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है, एलिमिनेट बोथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम किसको एलिमिनेट कर देते हैं? बोथ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करते हो तो आप सभी को पता है ये जो एटम है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में। और ये जो आयन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। यस क्लास, क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम आयन है जिसके अंदर से हमने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट किया, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना, क्लियर? ये डेफिनेशन क्लियर होगी। यही मैंने लिखा है, an alpha particle is an helium ion, helium atom from which both of electrons have been removed। यानी कि हम लोग क्या कर चुके हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर चुके हैं। अच्छा, इसका जो चार्ज है वो इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं ना, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन के केस में, क्लियर है, तो इसके ऊपर ये चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन इसका मास है ना वो 4 टाइम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि ये अल्फा पार्टिकल है, इसका मास अगर आपको निकालना है तो आपको 4 टाइम कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, किसके? मास ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है? तो एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल के मास से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और आपको समझ में ये भी आना चाहिए कि एग्जैक्टली अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं? इट इज नथिंग बट ओनली ए हीलियम एटम, ठीक है। हीलियम एटम जिसके हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट किया, ठीक है, किसी भी मेथड से किया, डजंट मैटर। तो ये है आपका अल्फा पार्टिकल, और इसी अल्फा पार्टिकल का यूज रदरफोर्ड साहब ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको बोला जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट। क्लियर? जहां से काफी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई और काफी कुछ रह भी गया जिसको आगे जाके नील बोर ने क्लियर किया। ठीक है, तो अब आप जब आप आगे चलोगे तो ये पूरा का पूरा बच्चों रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल या फिर गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक शब्द मिला होगा, एक एटम दिख रहा होगा, एक एलिमेंट दिख रहा होगा जिसका नाम है गोल्ड। यहां पे गोल्ड क्यों लिया गया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया गया अपने एक्सपेरिमेंट के दरमियान, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास में आपको क्लियर कर देता हूं, गोल्ड का लेने का मतलब गोल्ड की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, फिर एक एबिलिटी है, फिर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं आप लोग मैलिएबल। गोल्ड इज एन एलिमेंट, ठीक है, जिसकी मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जिसको बहुत ज्यादा थिन चादर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या लिया, इसकी गोल्ड की फॉइल ली ताकि हम जितना पतला उसको हो सके कर सके, और फिर फाइनली जब हम उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करें अल्फा पार्टिकल्स की तो हमें जो रिजल्ट निकल के आए क्लास, यानी कि वो उसके अंदर से इजीली पास हो जाए ताकि हम लोग रिजल्ट को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो क्लास ये क्या है, ये पूरा आपका क्या चीज है, ये है आपका, ये चीज क्या है यार, ये है आपका क्लास प्रॉपर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कैसे कैसे चलता है ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, मतलब एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर्स रदरफोर्ड ने फॉलो किए थे बच्चों कैसे किए थे। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, मेन कंसर्न की बात वो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखना है और आपको एक कैविटी लेकर चलनी है। यस, इमेजिन कि आप लोगों को एक लेड की कैविटी लेकर चलनी है। ये इस तरीके की कैविटी आप लोग ले सकते हो और इस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को दिखा सकते हो। ठीक है, ये लेड की कैविटी है और इसके अंदर आपको स्पेस दिख रहा होगा। ये जो स्पेस है क्लास, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को रखेंगे। यस क्लास, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम को रखेंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों को एटम दिख रहा है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे आगे और भी चीजें हुई। ठीक है, जैसे बीच में हम लोगों ने गोल्ड फॉइल को लगाया हुआ है। अब आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों कि यहाँ पे मैं जो गोल्ड फॉइल यूज करूंगा ना, वो गोल्ड फॉइल को गोल्ड एटम की तरह दिखाऊंगा। आपको गोल्ड एटम की तरह दिखाने का रीजन क्या है कि ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग वैसे फॉइल लेके चलते हो, उसको एक पतली चादर लेके चलते हो। ठीक है, अब इससे आगे अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि इन लोगों ने ऐसे अरेंजमेंट किया कि यहां से ताकि आपका अल्फा पार्टिकल निकले ना तो सीधा निकले। ठीक है, अभी साइड में ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपकी स्लिट लगाई हुई है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपका जो अल्फा पार्टिकल है बच्चों सीधा निकल सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया है आपका एक गोल्ड एटम। क्लियर है? ये क्या लिया हुआ है आपका, ये गोल्ड एटम है। ध्यान से देखो, क्लियर, ये गोल्ड एटम। और अब जब इसके अंदर से, क्योंकि फॉइल लिया है, क्योंकि इसके अंदर से पार्टिकल पास होंगे, जो भी अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे ना, हमने क्या किया, उसके चारों तरफ एक आपकी लेयर लगा दी। क्लियर है? ये वाली आपकी लेयर लगा दी है। ठीक है, इस लेयर का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके ऊपर हमने कोटिंग किया है जिंक सल्फाइड का। यस क्लास, क्या किया है हमने, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया है। जिंक सल्फाइड का कोटिंग करने का रीजन क्या है कि अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वहां पे स्पार्क पैदा होता है। यस क्लास, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिंक सल्फाइड के साथ जब अल्फा पार्टिकल इसके साथ क्या करता है, आपका स्ट्राइक करता है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका स्पार्क। तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पार्क पैदा हुआ तो आपको पता चला अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, और यहाँ पे स्पार्क पैदा हुआ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है। क्लियर? यही एक्सपेरिमेंट है जो आपको दिखाना है। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है आपको, ये इसका रेडियो एक्टिव सोर्स है, यानी कि इसके अंदर रखा हुआ रेडियो एक्टिव सोर्स को। ठीक है, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ये डिटेक्टर जो इसने नाम दिया है ना, डिटेक्टर वही है, जिंक सल्फाइड की होती है। और इसने क्या लिया, इसने आपका लिया गोल्ड फॉइल। और अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको स्पार्क पैदा हो रहा है। ठीक है, स्पार्क क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक सल्फाइड, जब जिंक सल्फाइड के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है ना तो वहां पे स्पार्क पैदा होता है। एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होता है। क्लियर? यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अपनी डायग्राम में, अपने नोटबुक में दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो आप लोगों ने लिया, ये लेड का कैविटी है। यस, ये क्या है आपका, लेड का कैविटी। क्लियर है? अब ये कैविटी क्या होती है, जहां पे खाली जगह, जहां पे हम लोग एटम को रख सके। और जो ये एटम है ये हम लोगों ने लिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यस, क्या लिया है आप लोगों ने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विक आपको थोड़ा पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होते हैं इनटू द अल्फा बीटा एंड गामा रेज, यानी कि ऑटोमेटिकली अपने अस्तित्व को खोते रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं आप लोग, रेडियो
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। क्या यूज किया आप लोगों ने? कोई भी सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये भी आपकी लेड की ही स्प्लिट है, क्लियर है कि नहीं? ये क्या है? आपकी लेड की ही स्प्लिट हम लोगों ने लगाई ताकि अल्फा पार्टिकल सीधा जा सके, ठीक है। ये आपको पता है डिटेक्टर है, जिंक सल्फाइड डिटेक्टर, ठीक है कि नहीं? ये क्या है आपका? डिटेक्टर, ठीक है, ऑफ जिंक सल्फाइड आप लोग कह सकते हो। किसका बना हुआ? ये जिंक सल्फाइड का बना हुआ। क्लियर? आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये जो आप लोगों ने लिया है ये है आपकी गोल्ड की फॉइल। यस क्लास, क्या है आपकी? गोल्ड की क्या है? आपकी फॉइल। क्लियर है? और यहां से हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्ड किया। जब आप लोग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को आप लोगों ने बम्बार्ड किया तो यहां से यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी। एक अल्फा पार्टिकल आपका वापस आ गया, बाकी जो भी अल्फा पार्टिकल यहां से निकले थे ना वो मैक्सिमम यहां से पास हो गए, स्पार्क पैदा हुआ। क्लियर है? मैक्सिमम क्या हो गया आपके? पास हो गया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कुछ थे जो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि आगे जाके हम लोग देखेंगे कुछ स्मॉल डिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर है? एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो आपका वापस मुड़ गया। क्लियर है? यहां में से जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने कंटिन्यू किया उसमें एक आपका ऐसा था जो क्या हुआ? वापस मुड़ गया। क्लियर है? एक आपको कंक्लूजन यहां पे याद रखना है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यस क्लास, जिस साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था उसका नाम था रदरफोर्ड। दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या बोला? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यस क्लास, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? यहां से काफी कुछ निकल के आया। किसके नाम से है? ये आपका रदरफोर्ड के नाम से है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, अगर एग्जामिनेशन में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूं। क्लियर है? केमिस्ट्री में मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन फिजिक्स में आपको क्या करना है? इसको प्रॉपर तरीके से समझना है बच्चों। क्या करना है? प्रॉपर तरीके से समझना है। डायग्राम आपको आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब हुआ क्या कि यहां से जो आपके अल्फा पार्टिकल थे ना, आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जो भी अल्फा पार्टिकल्स हम लोगों ने यूज किए थे, क्लियर है कि नहीं? वो अल्फा पार्टिकल्स के जो टोटल नंबर थे वो करीब करीब आपका 8000 था। यस क्लास, कितना था आपका? 8000। मतलब कितने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई? 8000 की। अब जब केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो ना तो आई थिंक वहां पे वो लोग मेरे हिसाब से 20000 का डेटा देते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आई एम नॉट श्योर केमिस्ट्री वाला कितना कंफर्म है, क्यों वो ऐसा करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना बच्चा, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेट 8000 थे। ठीक है? नॉट 20000। 20000 केमिस्ट्री का डेटा है, फिजिक्स का डेटा नहीं है। ठीक है? अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया। तो दोहराया गया तो दो चीजें निकल के आती है, एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है कंक्लूजन। यस क्लास, पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है? कंक्लूजन। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको पता चल गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आई और उनसे क्या कंक्लूजन निकला आपके रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। तो मैं यहां पे लेके आया हूं आपके सामने बिल्कुल एकदम 100% कंक्लूजन। यस क्लास, क्या है ये? आपके कंक्लूजन है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि आप लोग इनको आप लोग ऑब्जर्वेशन बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग? ऑब्जर्वेशन। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान क्या कुछ हम साइंटिस्ट ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्लियर है? तो पहला पॉइंट जो इन लोगों ने ऑब्जर्व किया था वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम जो है वो क्या हुए? पास हो गए इस गोल्ड फॉइल से। यानी कि मैक्सिमम, पहला जो ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम जो आपके हैं गोल्ड फॉइल से क्या हो गए हैं? वो पास हो गए हैं, या तो बहुत कम, ना के बराबर डिफ्लेक्शन उनके अंदर देखने को मिला। यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। पहला ये आपका ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? 8000 में से सी क्लियरली एक, यानी कि 1 आउट ऑफ 8000 आपका डिफ्लेक्ट हुआ बैक, वापिस से आया कितने डिग्री के साथ? थ्रू द 90 डिग्री और मोर। इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री और मोर। एग्जैक्टली आप लोग कह सकते हो करीब करीब 180 डिग्री के साथ ये क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है कि नहीं? ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंड फ्रॉम द, ये देखो आपका एक ऐसा था जो कितने डिग्री के साथ? 90 डिग्री एंड मोर के साथ डिफ्लेक्ट हुआ, और एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कितने के साथ मुड़ा? 180 डिग्री के साथ। यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से तीन चीजें बच्चों पर निकल के आई। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स से तो मैक्सिमम पास हो गए, कुछ बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ में से एक ऐसा था जो 100% आप लोग कह सकते हो वापिस से रिट्रेस किया, जैसे गया था वापिस से आया। क्लियर है कि नहीं?
उसको एक वो पार्टिकल था, ठीक है कि नहीं, यानी कि आप लोग कह सकते हो 180 डिग्री के साथ वो आया। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है। अब इन ऑब्जर्वेशन को देख के रदरफोर्ड ने आपका कंक्लूजन डिसाइड किया। यस क्लास, क्या किया? कंक्लूजन। ये पेपर में आते हैं कि आप कंक्लूजन बताइए या फिर ऑब्जर्वेशंस को बताइए, ठीक है। तो कंक्लूजन बताया रदरफोर्ड साहब ने, तो बोला कि आप लोग इसके कंक्लूजन पे क्या पहुंचे। अब कंक्लूजन क्या है? मैक्सिमम अगर ये गोल्ड का एटम है, क्लियर है, अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अगर इसके अंदर से पास हो रहे हैं तो मतलब इसके अंदर मैक्सिमम जो स्पेस है वो कैसी है? वो एम्प्टी है, खाली है। जब भी तो ये पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि पहला जो आपका ऑब्जर्वेशन था उससे आपका कंक्लूजन क्या निकला? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन गोल्ड फॉइल और इन एन एटम इज एम्प्टी। ये पहला आपका क्या था? कंक्लूजन था, क्लियर है? एज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉइल सो दैट द स्पेस बिटवीन द एटम्स मस्ट बी एम्प्टी। तो उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसा होता है? एम्प्टी होता है। कुछ डिफ्लेक्ट हुए, एक आपका 180 डिग्री के साथ आया, वहां से आपका ये आपका कंक्लूजन निकल गया। टू एक्सप्लेन large angle scattering of the alpha particle, Rutherford suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in very small region। इसका मतलब क्या है? ये आपका मास्टर पॉइंट है इस आपके एक्सपेरिमेंट का। यस क्लास, ये क्या है आपका? ये है आपका मास्टर पॉइंट, क्लियर है कि नहीं? उसने बताया जो लार्ज स्कैटरिंग हुआ था ना, आपका लार्ज स्कैटरिंग हुआ था, क्लियर है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? लार्ज स्कैटरिंग की बात कर रहा हूं। तो जो लार्ज स्कैटरिंग हुआ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला कि पूरा जो एटम है उस एटम का जो कंप्लीट चार्ज है, यस क्लास, क्या बोला? कंप्लीट चार्ज। और चार्ज भी कैसा? पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? कंप्लीट कैसा? पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? और उसका मास, और उसका मास, आप लोग क्या कह सकते हैं? उसका मास, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड था एक जगह पे जहां से वो मुड़ के आया, ठीक है। क्या था वो? आपका कंसंट्रेटेड था, ठीक है। जिसको बाद में जाके हम लोगों ने क्या बोला बच्चों? हम लोगों ने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला आप लोगों ने? न्यूक्लियस। मास्टर पॉइंट जहां से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। यानी कि इसने बोला कि ये जैसे आपका खाली मैक्सिमम जगह खाली है, लेकिन एक जगह पे एक आपका अल्फा पार्टिकल था जो जिसके साथ टकराया और वापिस आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन ये वापिस आया टकरा के। यानी कि इसने बोला इस कंप्लीट बाकी सब गया तो खाली है एटम में, लेकिन इसके अंदर बीच में एक टीनी होल में एक छोटी सी जगह में इसका पूरा मास और इसका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसको बाद में क्या बोला गया? न्यूक्लियस। तो ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान में कर ले क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका मास्टर स्ट्रोक क्या है, क्लियर है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स whose total negative charge is equal to the total positive charge। ये एक अगला पॉइंट था। यहाँ पे क्या आया कि जो आपका जो एटम है, जो एटम का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से घिरा रहता है, और इन दोनों का जितना इलेक्ट्रॉन है ना उतना ही क्या रहता है? आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है। न्यूट्रल भी कर दिया इसने, क्लियर? क्या कर दिया? न्यूट्रल। तो ये कंक्लूजन्स निकल के आए थे किसके? आप लोग कह सकते हो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। उम्मीद करता हूं ये आपके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसकी ग्रेट थ्योरी क्या थी वो भी आपको समझ में आ गई होगी। कौन सा पॉइंट था जिससे इसको इतना पंप मिला? तो क्लास ऐसे ही करके पूरा एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कंटिन्यू होता है। अब आगे चलेंगे, पर ये भी एक्सपेरिमेंट जाके आगे फेल हुआ, ठीक है। काफी सिचुएशंस में फिट नहीं बैठ रहा था, वो सारी चीजें अभी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलो। जब हमने बोला कि ये आपका एटम है और ये आपका अल्फा पार्टिकल है, क्लियर है? ये अल्फा पार्टिकल गया तो ऐसे था, क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये वापस मुड़ के आ गया भाई साहब, वापस मुड़ के आ गया मतलब ये मुड़ के वापस आ गया, क्लियर है कि नहीं? यानी कि एक ऐसी डिस्टेंस रही, क्लोजेस्ट डिस्टेंस रही, ठीक है, जहां से इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया। यस क्लास, पाथ को क्या किया? रिट्रेस किया। अब क्यों? क्योंकि हमने बता दिया ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? आपका रिपल्सन लग रहा है। यस क्लास, क्या लग रहा है? आपका रिपल्सन। आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्या लग रहा है? रिपल्सन, ठीक है। और जो जितना पास जा सकता था गया, जितना पास ये जा सकता था गया, ठीक है। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी ना, इसको बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोला हम लोगों ने? क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लियर है? अगला आर्टिकल क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एस्टिमेशन ऑफ द न्यूक्लियर साइज। अब ध्यान से देखो, यहां पे अल्फा पार्टिकल गया,
यहां तक इसने अप्रोच किया, मैंने इसको आर नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है कि नहीं, यहीं से इसने रिट्रेस किया अपने पाथ को, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्टेंस था ना, क्लोज किया, बिल्कुल क्लोज, जहां से उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, आर नोट से, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, क्लियर है कि नहीं है। द अल्फा पार्टिकल स्टॉप फ्रॉम एन मोमेंट, क्या करता है अल्फा पार्टिकल, एक मोमेंट के लिए स्टॉप करता है, क्लियर है, एंड वो रिट्रेस करना स्टार्ट करता है अपने पाथ को, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लियर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक ऐसी डिस्टेंस है, एक ऐसी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, जिसके ऊपर आपके अल्फा पार्टिकल ने जाके एक बार रुक के अपना पाथ रिट्रेस किया, दोबारा वापस से मुड़ के आ गया, जहां पे हम लोगों ने देखा था 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन इसने शो किया था, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और आपको बच्चों एक बात याद रखनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आर नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली हम इसका फॉर्मूला लेते हैं ZE, ये आपका चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, और इनटू में 2E जो आप लोग लेते हो अल्फा पार्टिकल का, ठीक है कि नहीं, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में KE लेके चलते, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद करने, डेरिवेशन यहां से नहीं आएगा, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर है कि नहीं। बेसिक यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको फॉर्मूला याद होगा, क्लियर। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये एक छोटी सी आर्टिकल बोल सकते हैं आप लोग, इंपैक्ट ऑफ पैरामीटर भी है या इंपैक्ट पैरामीटर भी है, क्लियर है कि नहीं। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से वेलोसिटी का कंपोनेंट है, क्लियर है कि नहीं, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, क्लियर। क्या बोलते हैं आप लोग, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लोग क्या बोलते हो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, मैंने बताया ना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर का, किसका, वेलोसिटी वेक्टर का, किसका, अल्फा पार्टिकल का, तो उसको क्या बोला जाता है क्लास, उसको बोला जाता है आपका इंपैक्ट पैरामीटर। ये तो बात हुई डेफिनेशन की, क्लियर है। और इंपैक्ट पैरामीटर आई होप के क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। और इंपैक्ट पैरामीटर का ये होता है आपका फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या है आपका बी का फॉर्मूला, देखो ध्यान से, हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, और साथ में हम लोग लिखते हैं ZE स्क्वायर, और जो एंगल में लेते हैं हम लोग कोट, क्या लेते हैं, कोट, यानी कि θ/2, क्लियर है। और अपॉन में क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, यस क्लास, किसको करता है, इंपैक्ट पैरामीटर को। याद करना है Z स्क्वायर को θ/2 1/, में क्या है 1/2 mv स्क्वायर, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट रीड इट, क्लियर है, काफी अच्छा है और पेपर में आता है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, याद रखना, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर हो गया सर, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ के मजा आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल कंक्लूजन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, क्या उसकी ग्रेड थ्योरी थी। अब सर ये बताओ कि आपका जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बना, ये तो एक्सपेरिमेंट था, ये तो क्या था, एक्सपेरिमेंट था। मॉडल क्या था, मॉडल का मतलब क्या है, जो कंक्लूजन निकल के आया वही मॉडल बन गया आपका। यानी कि देखो पहले आपका लिखा हुआ है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड, दिस कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट किसको एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस को, ध्यान से समझे, किसको एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस को, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज आपको वैसे मैथमेटिकली पता होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर होता है। एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, हाँ जी क्लास, ये एटम का साइज होता है जर्नल, और ये किसका साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है, ठीक है। तो साइज के बारे में बताया, जो इसका साइज है बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द एटम, यानी कि न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात की, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, क्लियर है, दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका न्यूक्लियस वो सराउंड होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेरियस ऑर्बिट, हमने पढ़ा हुआ है, ये किस में घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसका एक पॉइंट था कि ये प्लस का चार्ज है तो इसके चारों तरफ कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिट्स में,
किसमें घूमेगा, इसने भी बता दिया, ऑर्बिट्स में घूमेगा। क्लियर है कि नहीं है? ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो आप लोग पीछे वाले को एक्सप्लेन करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो आप लोग इन चारों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। अब मुद्दा यह है, इतना बढ़िया मॉडल जिसने न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया, जिसने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बच्चों को दिमाग में बात ही आती है ये फेल कैसे हुआ, ये लिमिटेशन क्या थी? तो लिमिटेशन का कारण था एक थ्योरी जिसको बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्व अराउंड एन अनदर चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इमिट देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मतलब जब भी एक आपका चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमेगा और वो कंटीन्यूअसली क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करेगा। तो जैसे जैसे एनर्जी निकलती जाएगी, उसका चक्र यानी कि उसका जो सर्कल है वो छोटा होता चला जाएगा, और एक टाइम पे क्या आएगी बात कि वो न्यूक्लियस में समा जाएगा। यानी कि यहां पे एटम की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, इस थ्योरी के हिसाब से। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया आपका रदरफोर्ड, और जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो क्या बोला, निकलो मार्केट से बाहर। अब इसके बाद जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट को, इस पॉइंट को किसने क्लियर किया, नील बोर ने किया, उसको नोबेल प्राइज भी मिला। काफी चीजें हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो इसकी फेलियर का कारण ही यही था, ठीक है कि नहीं? ये है रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैंने बताया ना, व्हेनेवर एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड एन अनदर चार्ज पार्टिकल देन इट emit the energy in the form of radiation. Clear? It means at a certain time it will collapse with the nucleus and the stability of the atom will destroy. Clear है? तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चा। क्लियर है ना? ये इसलिए आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दैट्स इट। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अब जब आप लोग चलते हो तो आपको पता होना चाहिए बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल आता है। क्लियर है? अब बोर्स का एटॉमिक मॉडल आता है तो 4 पोस्टुलेट है। कितने पोस्टुलेट है? 4। पहला पोस्टुलेट न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, क्वांटम कॉन्सेप्ट। देखो कितने पोस्टुलेट आपके पास बोहर के, आपके पास है पोस्टुलेट 4। कितने हैं? 4 पोस्टुलेट है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पोस्टुलेट है टोटल 4। पहला पोस्टुलेट क्या है क्लास? पहला पोस्टुलेट आपका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यस क्लास, किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा किससे रिलेटेड है? क्वांटम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड किससे रिलेटेड है? स्टेशनरी ऑर्बिट और फ्रीक्वेंसी। थर्ड किससे रिलेटेड है? स्टेशनरी ऑर्बिट से। क्लियर? और अगला किससे रिलेटेड है? अगला है आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो 4 पोस्टुलेट दिए थे बोहर ने। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में कितने पॉइंट्स निकल के आएंगे? 4, जहां से आप लोगों को पता चलेगा कि क्या बोहर ने बताया था। तो आप लोग समझो, सबसे पहले न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस। यानी किसने भी किसको बताया? न्यूक्लियस को बताया। अराउंड विच द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन। उनके रोटेशन के लिए किसकी जरूरत होती है क्लास? सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये कौन बता रहा है? नील बोर बता रहा है। ठीक है कि नहीं? एंड प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये पहला पॉइंट था। यानी कि आपके किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा बच्चों, ठीक है? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो रिवॉल्व करेंगे और उनको घूमने के लिए से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। और जो न्यूक्लियस है आपका और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। क्लियर है? क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं बच्चों? आपके अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। तो ये पहला आपका क्या था? पोस्टुलेट था। किसका? बोहर का। सेकंड पोस्टुलेट आपका क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। क्या क्लास? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, यस क्लास, क्या है? जिनका एंगुलर मोमेंटम L। और इसका फॉर्मूला होता है क्लास आपका mvr। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? mvr। जिनका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स होगा किसके? h/2π के। यस क्लास, क्या होगा? h/2π के n टाइम्स होगा। कौन? जिसका एंगुलर मोमेंटम। तो वो क्या होगा? वो आपका क्वांटम कंडीशन था। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा क्लास जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होगा? nh/2π के इक्वल होगा। ठीक है? ये सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट कहता है स्टेशनरी ऑर्बिट का। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे बच्चों। किसका है? स्टेशनरी ऑर्बिट का। व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिशिएबल ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो एनर्जी क्या नहीं करेगा? रेडिएट नहीं करेगा।
द नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब हर एक ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज आपके क्या है, एनर्जी इमिट नहीं करते, रेडिएट नहीं करते, और जहां पे जिस ऑर्बिट में नहीं करते ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट। यस क्लास, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। और यही था इसका मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद इसको काफी ख्याति मिला। ठीक है, आगे है आपका फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहता है क्लास, कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है ना वो लोअर लेवल से जब हायर लेवल पे जाएगा, क्या बोला मैंने, यानी कि लोअर लेवल से कहां पे जाएगा, हायर लेवल पे जाएगा। मैं सेल की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है ना। लेकिन जब ये हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। यस क्लास, यानी कि अगर रेडिएट करेगा तो E2 माइनस E1। क्लियर है कि नहीं, एनर्जी। ये सेम केस है फ्रीक्वेंसी के केस में, HV इज इक्वल टू द F। क्लियर है, एनर्जी होता है वैसे। क्लियर है कि नहीं, ये क्या होता है आपका एनर्जी, HV। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए चारों पोस्टुलेट कि आपका न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्टेशनरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और अगला क्या है आपका फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली बोर्स थ्योरी है क्या। तो क्लास अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ने कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। पहली टर्म आपकी वेलोसिटी से रिलेटेड थी, दूसरी रेडियस से रिलेटेड थी। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, जैसे जो न्यूक्लियस है उसके चार्ज कितना लिया हुआ है, पॉजिटिव ZE, रेडियस कितना है, R है, इलेक्ट्रॉन कितना है, E, मास कितना है, M, वेलोसिटी कितना है, V। क्लियर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी का, बहुत जरूरी है। वो क्या होता है आपका 2 पाई इंटू में कांस्टेंट K और ZE स्क्वायर अपॉन में कितना आपका NH। ये क्लास आपका वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, और ये क्या है आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर M के Z स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, इनका डेरिवेशन आपके नहीं आएगा। ठीक है, बेस्ड क्या आ सकता है आपके पास, न्यूमेरिकल। तो अच्छे से इन फॉर्मूलों को क्या कर ले आप लोग, लर्न कर ले। ठीक है कि नहीं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान में रखना है। 137 मल्टीप्लाई बाय C/N होता है। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, 1/137 इंटू में C/N। ये एक बेसिक बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको आपको लोग आप याद कर लेना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब आती है बोर रेडियस। बोर रेडियस का मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इनर मोस्ट सेल है, इनर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे अंदर वाला ऑर्बिट है। ठीक है कि नहीं, उसकी रेडियस को क्या बोलते हो क्लास, उसको बोलते हैं आप लोग बोर रेडियस। क्लियर, क्या बोला मैंने, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सेल, इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका बोर्स रेडियस, और वो होती है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम। यस क्लास, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आपको थोड़ा याद में रख के चलना, ये किसकी वैल्यू है, जो आप लोगों ने बोर रेडियस लिया। ठीक है, अब यहाँ पे यही मैंने लिखा हुआ था, रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कॉल्ड बोर रेडियस एंड कैन बी डिटरमाइंड जब पुटिंग Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, N की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जो अभी अभी हम लोगों ने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा है, तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले और बनाए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है। वैसे बोर थ्योरी आपके बोलती है कि जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं तो हम जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर पे जब जंप करेगा, ठीक है कि नहीं, तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझे। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का ये। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फॉर्मूला है आपका -K ZE स्क्वायर अपॉन में 2R। इस क्लास आपको थोड़ा याद रखना है, क्या है आपका माइनस में K ZE स्क्वायर अपॉन में 2R। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किस केस में आपको स्टडी करना होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और है, हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के ऊपर इनका यूज होता है। एज सच एज डेरिवेशन आपको करना नहीं है, और यहाँ से 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो डेरिवेशन वहां पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, सिर्फ आपको याद रखना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला है, -K ZE स्क्वायर अपॉन में 2R। और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी का क्या है। ठीक है, अब आती है आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में टोटल
5 तरीके की सीरीज एग्जिस्ट करती है क्लास। यस क्लास, कितने तरीके की सीरीज होती है? 5 तरीके की। पहली वाली सीरीज को हम लोग बोलते हैं अपना लेमन सीरीज। यस क्लास, कौन सी होती है? लेमन। लेमन के बाद जब आप लोग चलोगे तो आपको दिख रहा है लेमन सीरीज है, उसके बाद है बाल्मर सीरीज। सेकंड पे कौन सी आती है आपकी? वो आती है आपकी बाल्मर सीरीज। ठीक है, कौन सी होती है? बाल्मर के बाद होती है आपकी पास्चन। यस क्लास, कौन सी होती है? पास्चन सीरीज। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? आपकी पास्चन। ठीक है, और फिर आती है आपकी पी फंड, सॉरी ब्रेकेट, और उसके बाद आती है पी फंड। ठीक है कि नहीं? तो आपके बाद इसके बाद क्या आ गई? आपकी ब्रेकेट, और उसके बाद क्लास क्या आ गई आपकी? उसके बाद आ गई पी फंड। क्लियर है? तो ये 5 तरीके की सीरीज आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन में एग्जिस्ट करती है। एक चीज आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है, पांचों सीरीज किसी ना किसी रीजन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है कि नहीं? पांचों सीरीज किसी ना किसी सीरीज में रीजन में एग्जिस्ट करती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है लेमन सीरीज का, यानी कि किस रीजन में आती है? ये यूवी रेज में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, और जो आपकी पास्चन है ना, पास्चन आती है पे आपकी इंफ्रारेड में। यस, ये कहां पे आती है? आपकी इंफ्रारेड रीजन में। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कौन सा रीजन यहां से सूटेबल होगा। क्लियर? लेमन का मतलब क्या है? जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट सेल पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे। क्लियर है? तो कौन सी आपकी सीरीज बनती है? लेमन। अगर सेकंड पे आता है तो बाल्मर, अगर थर्ड पे आता है तो पास्चन, अगर फोर्थ पे आता है तो ब्रेकेट, और फिफ्थ पे आता है तो आपका क्या बनता है? पी फंड। क्लियर? तो 5 तरीके की स्पेक्ट्रल लाइन आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, सामने है आपकी स्क्रीन पे। क्या है? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है? इन शॉर्ट आपको करना है वेव नंबर को एक्सप्लेन, आपको क्या करना है? वेव नंबर को। क्लियर है? और उसका फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है 1/λ, और ये आपका मेन फॉर्मूला है एनर्जी के लिए। हम लोग आगे जाके इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एनर्जी के लिए आर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये आई फर्स्ट का स्क्वायर माइनस में आई सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करना है आपका? जैसे मैं फर्स्ट से और सेकंड पे जंप किया तो 1 की वैल्यू फर्स्ट है और सेकंड पे जंप किया इसलिए 2 हो गया। अगर मैं 3 से 4, यानी कि ये इनिशियल होता है और ये क्या होता है? फाइनल। कई बुक में इसको आई इनिशियल का स्क्वायर माइनस में आई फाइनल का स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप इसको क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। और यहाँ पे आर जो होता है वो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आप लोगों को नोट कर रही है 1.0973 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। क्लियर? क्या है? 7 पर मीटर। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर? तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक चीज आपको और बता देता हूं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में लेमन सीरीज में ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि 1 से आप किधर भी जा सकते हो, 2 3 4 किसी भी ऑर्बिट पे जा सकते हो। बाल्मर में आप 2 से 3 4 5 किधर भी जा सकते हो। पास्चन में आप 3 से 4 5 6 किधर भी जा सकते हो। और आप ब्रैकेट में आप क्या करोगे? आप 4 से 5 6 7 कहीं पे भी जंप कर सकते हो। ठीक है, और पी फंड में आप लोग क्या है? आप लोग 5 से शुरू करते हो और 6 7 8 कहीं पे भी जंप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इनका एक्सप्रेशन जरूर याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्लियर? ये एक बेसिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आता है बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कहती है? ध्यान से समझो। ठीक है कि नहीं? द ग्रेटनेस ऑफ द बोर थ्योरी लाई इन द फैक्ट दैट इट नॉट ओनली सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द ऑलरेडी नोन सीरीज लेमन बाल्मर और पास्चन। यानी कि इससे पहले बोर थ्योरी स्पेक्ट्रल सीरीज से पहले सिर्फ 3 सीरीज एग्जिस्ट करती थी जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई थी, लेमन, बाल्मर, पास्चन। लेकिन उसी टाइम पे इसने 2 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया। कौन सी है? ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है कि नहीं है? जो बाद में जाके 1922 में ब्रैकेट डिस्कवर हुई, 1924 में आपकी पी फंड डिस्कवर हुई, और इसी के ऊपर नील बोर को क्लास 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए। क्लियर? ये आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है कि नील बोर को क्या मिला था? इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वो है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा पक्का, आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, जिसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब एनर्जी लेवल एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय parallel horizontal lines drawn according to the some suitable energy scale। मतलब पैरेलल जो आपके एनर्जी लेवल को हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल लाइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज में
1 पे आके जंप करेगा। आप 2 से भी जंप कर सकते हो, आप 3 से भी जंप कर सकते हो, आप 4 से भी जंप कर सकते हो, आप 5 से भी जंप कर सकते हो, आप 6 से भी जंप कर सकते हो, लेकिन आओगे कहां पे आप लोग, लेमन सीरीज पे। और इसका एनर्जी याद रखना क्लास -13.6। यस क्लास, कितना है? -13.6। और इसका रीजन क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज। और इधर को बाल्मर सीरीज का भी रीजन क्या है? अल्ट्रा वायलेट। यानी कि आपकी लेमन और बाल्मर दोनों किस में आती है? आपके अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लेकिन बाल्मर में जंप कहां पे होगा? सेकंड ऑर्बिट पे। मतलब सेकंड, आप थर्ड से सेकंड पे आ सकते हो, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से। क्लियर है कि नहीं? आप किसी से भी आ सकते हो, लेकिन आना कहां पे आपको? सेकंड ऑर्बिट पे। और इसका एनर्जी देखो बच्चा कितना है? -3.4। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या है आपका? पास्चन। क्या है आपका? पास्चन सीरीज। आप आओगे कितने पे? थर्ड पे। कौन से पे आओगे? थर्ड पे। किसी से भी आ सकते हो। ऐसे ही ब्रैकेट में कहां पे आओगे आप लोग? फोर्थ से। ठीक है? ऐसे पीफर्ड में कहां पे आओगे आप लोग? 5 से। ऊपर से आप लोग क्या आओगे? नीचे आओगे। अच्छा, ध्यान रखना जो पास्चन सीरीज है वो किस रीजन में आती है? आपकी विजिबल रीजन में आती है। और ये दोनों किस में आती है? इंफ्रारेड में आती है। ठीक है? यानी कि 3 रीजन हो गए, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट में आती है 2, लेमन और बाल्मर। विजिबल में आती है पास्चन, और इंफ्रारेड में आती है ब्रैकेट और पीफर्ड। क्लियर है? ये कुछ एक एनर्जी लेवल है, ये एज इट इज डिटो आपको एग्जाम में उतारना है। ठीक है? और ये डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरेलल लाइंस का यूज करके हम अलग अलग एनर्जी को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। देखो एनर्जी इतनी है, -1.5, -0.85, -0.543828, और लास्ट में जाके हम कहां पे चले गए? 0 पे। ठीक है? तो ये जो डायग्राम है क्लास, इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल डायग्राम। अच्छा, एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ, देखो ध्यान से। पूरा फॉर्मूला, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको कैलकुलेट कर ले बस। ठीक है? आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं। नो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, मुद्दे की बात आएगी, रदरफोर्ड, नील बोर के पोस्टुलेट्स, ये सब वगैरह आएंगे। ठीक है? यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है बस। ऐसा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि एक्जैक्टली कैसे होती है यूनिट। अब जरूरी ध्यान रखना, इसकी यूनिट है वो होती है क्लास आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है? यूनिट क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? बाकी सब सेम है। ये फॉर्मूला है इसका एनर्जी का, E1 अपॉन में n स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो जो जैसे मेरे को बाल्मर में, पास्चर में सेकंड पे आना है, थर्ड पे आना है, फोर्थ पे आना है, फिफ्थ पे आना है, सिक्स्थ पे आना है, वैल्यूज पुट करूंगा और आई गेट द रिजल्ट। ठीक है? मेरे को क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल तरीके से आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? पुट करना है। ठीक है कि नहीं? लिमिटेशंस ऑफ द बोर थ्योरी, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि क्या क्या लिमिटेशंस थी। इसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है? और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली लिमिटेशंस थी क्लास, ये आपकी जो थ्योरी है वो सिर्फ कहां पे लगती थी? हाइड्रोजन पे, जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है? जहां पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वहां पे थ्योरी काम ही नहीं करती थी। पहला इसका लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन क्या है? ये आपका सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलती थी कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है। ठीक है? इलिप्टिकल ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई उस चीज को। क्लियर है कि नहीं? आगे है इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज आल्सो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? वेव होती है। उसका कोई एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था। Bohr's theory does not tell us anything about the relative intensities of the various spectral lines. Spectral line की relative जो आपकी इंटेंसिटीज है उसके बारे में इसने कुछ जवाब नहीं दिया, और इसने जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जिनकी वजह से क्लास आपका बोर्स का एटॉमिक मॉडल भी क्या हो गया? फेल हो गया। फेल नहीं, लिमिटेशन है। ये क्या है इसकी? लिमिटेशन। ठीक है? और इस तरीके से जब आप लोग चलते हो तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि एटम में आपको पढ़ना क्या है, कैसे कैसे चीजें चलती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।